अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा जी, बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। जल्दी से हम गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद गोल्ड के डेप्थ एनालिसिस की तरफ जाऊंगा। पिछली बार मैंने क्योंकि एक बात बोली थी और मैं उस बात पे कायम हूँ कि अब जो मेन जो सारी फोरकास्ट थी वो फेड के ऊपर थी, वो एफओएमसी के ऊपर थी, इंटरेस्ट रेट के कट या हाइक के ऊपर थी कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है, कब होगा। इस बार भी दिसंबर से हम ये बातें सुन रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट की, और मार्केट को इसने काफी मैनिपुलेट किया, काफी मार्केट की मूवमेंट हुई। आपने देखा गोल्ड कहाँ से कहाँ उठ के चला गया। अब भी मजीद जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इंटरेस्ट रेट को बगैर किसी रीजन के जो है एफओएमसी कट नहीं करना चाहती। यानी उनका इन्फ्लेशन का जो टारगेट है, महंगाई का जो टारगेट है, वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, उन्होंने बढ़ाया इसलिए था ताकि वो महंगाई को कंट्रोल करें। अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो होता क्या है, करेंसी की जो मार्केट में सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, डिमांड क्योंकि उतनी रहती है या बढ़ती है तो फिर करेंसी का रेट, करेंसी स्ट्रोंग होती है, उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होती है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल का उनका जो टारगेट था वो है 2%। अभी तक जो इन्फ्लेशन पहुंची है, जो रेशो पहुंची है वो 3.15% पे है, यानी अभी 1.15% मजीद ज्यादा है। तजिया नगारों के मुताबिक इन्फ्लेशन जो जिधर फेड जो है वो करेगा, एफओएमसी जिधर इंटरेस्ट रेट कट करेगी, वो टारगेट 2% नहीं होगा। यानी इन्फ्लेशन टारगेट जो भी 3.15 है वो 2 पे कट नहीं करेंगे, 2.5 पे। और 3 के ऊपर भी कट कर सकते हैं, बट 3 का यह है कि चांस कम है। 2.5 के ऊपर अगर इन्फ्लेशन रेट आ जाता है तो वो इंटरेस्ट रेट को कट लगा देंगे। अब इसको आने के लिए, क्योंकि ऐसा फील होता है कि जो क्वार्टर आ रहा है, अगला जो क्वार्टर है पूरा, यानी मार्च, आगे मई, जून, ये जो 3 महीने हैं इनमें इंटरेस्ट रेट कट नहीं है, या पॉसिबली जून जुलाई में इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। पॉसिबिलिटी की मैं बात करूं, एक मैं ओवरऑल एनालिसिस को कंपाइल करने के बाद आपके सामने रख रहा हूं। अब उससे क्या होता है कि मार्केट में वो जो हाइप थी, वो जो सिचुएशन थी, वो खत्म हो जाएगी। गोल्ड की मार्केट शॉर्ट टर्म के सेलिंग के अंदर आ सकती है। ठीक है, ये एक तज्जिया है, बाकी टेक्निकल एनालिसिस हमें एंट्री पॉइंट और डायरेक्शन दे सकते हैं। एक तज्जिया है कि शॉर्ट टर्म, लाइक गोल्ड बाय गया 1900 से, बट 1900 पे शायद ना जाए, लेकिन गोल्ड एक एक मूव एक जरूर दे दे, हायर लो जरूर एक बड़े टाइम फ्रेम का बना दे। तो और एक और मैंने एनालिसिस पढ़े एक एक्सपर्ट के, जो कि मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा फेड जो है, एफओएमसी जो है, बेसिकली वो कमेटी बगैर किसी रीजन के इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगी, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। अब उनके पास रिपोर्ट्स ये हैं कि हाँ, हम इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो रीच हो रहा है, हम पहुंच रहे हैं, टारगेट हिट कर रहे हैं, तो हम कर देंगे। लेकिन टारगेट एक्चुअली अभी तक प्रॉपर हिट नहीं हुआ टारगेट 2% का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2% तक का वेट किया जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। तो इतनी लंबा तक वेट ना कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वार्टर होगा, इस क्वार्टर के गुजरने के बाद, ये जो 3 महीने का क्वार्टर है, इस महीने को इंक्लूड करके नेक्स्ट क्वार्टर के बाद गोल्ड को सेलिंग ना कीजिएगा। हाँ, अपडेट मैं दूंगा अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बन गई, बट फिलहाल मैं ये राय मेरी रख लें जहन में। अगर मैं अपडेट ना दे सका तो ये राय आपने जहन में रखनी है कि ये फाइनल राय होगी। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आए तो मंडे वाले दिन अनफॉर्चुनेटली कोई न्यूज नहीं है, तो इसका मतलब कोई बड़ी मूवमेंट नहीं मुतवक्को। उसके बाद है जी, ट्यूसडे को यूएसडी की सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, जो कि जिसका डाटा जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा पॉजिटिव है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सीपीआई की ईयरली रिपोर्ट है, जो कि एक पॉजिटिव डाटा हो सकता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए, नॉट बहुत ज्यादा नहीं बट पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद है जी, एफओएमसी मेंबर वेलर स्पीक्स। ठीक है, अब ये जो है, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगा बेरिश मूव के अंदर ना। अब इसके अंदर भी वो अपने एक इजहार राय कर सकते हैं, इजहार राय दे सकते हैं कि हम करेंगे या नहीं कर रहे, या एट एनी कॉस्ट करेंगे बट अभी नहीं कर रहे। तो ये जुमले भी बड़े मार्केट पे इम्पैक्ट करेंगे। ये भी सुनना पड़ेगा कि क्या कहेंगे जब हम उठेंगे तो आराम सुकून से ट्रेडिंग, क्योंकि जब 6-7 बजे 8 बजे इंसान बेदार होता है तो फंडामेंटल एनालिसिस भी एक बार देख लेता है कि कौन कौन सी न्यूज आज है। अब अगर फैमसी मेंबर वेलर स्पीक्स ने कोई बात कही है तो आप इसको गूगल पे रीड कर सकते हो कि भाई इसने क्या बोला है, तो उसका फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कह रहा है। अगर तो कह रहा है भाई नहीं, अभी तुम्हारे प्लान ही नहीं है 6 महीने इंटरेस्ट रेट कट करने का, तो मार्केट पे बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है ना, कि मार्केट जो है वो डॉलर बाय जा सकता है और उससे मुकाबले में पे सेल जा सकते हैं। उसके बाद है, लेकिन ये एक फॉर्मल स्पीक होगी। उसके बाद है कैनेडियन डॉलर की जीडीपी रिपोर्ट, विच इज अ पॉजिटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव डाटा है, अच्छा
तगड़ा पॉजिटिव डाटा है, 0.0% से जंप लगाया है 0.4% पे। तो अगर आप कैनेडियन डॉलर को ट्रेड करते हैं तो याद रखें कि कैनेडियन डॉलर की जो न्यूज़ है, इसका जो डाटा है, ये एक पॉजिटिव डाटा है। आप कैनेडियन डॉलर को फॉलो करते हैं, देखिए न्यूज़ को ज़्यादातर, क्योंकि डॉलर को फॉलो किया जाता है, ज़्यादा लोग डॉलर को ही की न्यूज़ को ही कवर कर रहे होते हैं। मेरी कोशिश होती है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बता दें कि एनालिसिस मैं क्योंकि सैटरडे को रिकॉर्ड करता था, संडे को मैं सुबह, यानी मैं अपने टीम को दे देता था, वो अपलोड कर देती थी मैं हूं या नहीं हूं। अब मैं एनालिसिस संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंडे को अपडेट होंगे। मेरे जो पिछले सारे एनालिसिस थे वो मैं सैटरडे को रिकॉर्ड करता हूँ, और अप्रोक्सीमेटली काफी लोगों की हेल्प हो जाती थी। अब ये आपने कमेंट्स में बताना है कि सर किस दिन चाहिए, तो मैं उस दिन अपलोड कर दूंगा। उसके बाद है जी फाइनल जीडीपी क्वार्टर रिपोर्ट, जो कि न्यूट्रल है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको हम नहीं कर सकते। उसके बाद है जी डॉलर की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो डाटा है, ये बड़ा खतरनाक डाटा होता है, ठीक है। लास्ट टाइम का जो डाटा था वो 212 के था, फॉरकास्ट 212 की थी, जब आया तो उससे कम आया। उससे पिछला जो डाटा था 210 के फॉरकास्ट थी, प्रीवियस था। 218 फॉरकास्ट थी, आया 209 के था। उससे पिछला एग्जैक्ट आया था। उससे पिछला भी ठीक आया था। उससे पिछला भी गलत आया था। तो जो डाटा फॉरकास्ट है, इसके ऊपर बड़ा क्योंकि जिस तरह एफओएमसी चाह रही है कि इंटरेस्ट रेट कट करना, तो उनके बहुत सारे टारगेट है। इन्फ्लेशन जाहिर है एक 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 इस स्पेसिफिकली इस चीज से भी कम नहीं होती, और भी बड़े फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बड़ा इन्वॉल्व होता है। तो मुझे डाटा जो है, ये तो एक बीरिश डाटा है। डाटा क्या करते, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये बीरिश डाटा आएगा। ठीक है, मेरी बात ये याद रखिएगा। बट अगर अकॉर्डिंग टू एनालिसिस जो डाटा हमारे पास है, इसकी फोरकास्ट करें तो ये एक बीरिश डाटा है। हाँ, हम न्यूज को ट्रेड नहीं करेंगे, न्यूज से एक डायरेक्शन लेंगे। अब ये न्यूज हमें डायरेक्शन नहीं दे रही, हमें कुछ और लग रहा है, न्यूज हमें कुछ और बता रही है, तो डायरेक्शन हमें लॉन्ग टर्म वाली कंफर्म नहीं हो। पेंडिंग होम सेल्स हैं जी, ये एक पॉजिटिव डाटा है जी, मंथली रिपोर्ट अच्छा पॉजिटिव डाटा है। रिवाइज यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये बिल्कुल न्यूट्रल रिपोर्ट है। उसके बाद जी, अच्छा पूरे हफ्ते ना बड़ी कम न्यूज है। थर्सडे को न्यूज है, ट्यूसडे को एक है, मंडे को कोई न्यूज नहीं है, ट्यूसडे को एक है, वेडनेसडे को डॉलर की कोई न्यूज नहीं है, थर्सडे को है, और फ्राइडे को कोर पीसीई इंडेक्स है, और फेड चेयर पावेल स्पीक्स है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये अब महीना खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट महीना होगा वो शायद हमें पूरा अप्रैल का महीना आपकी प्रॉपर नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, यानी वो जो एक मार्केट में पूरा मार्च का महीना रहा ना, बाय जा रहा है, सेल जा रहा है, पता है। तो क्योंकि आगे फिर एनएफपी भी है, तो उसका डाटा भी हमें एंट्री वगैरह में बड़ी मदद करेगा। शॉर्ट सेलिंग भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म सेलिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप क्या मार्केट में देख रहे हो। डेट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगले महीने, अगले हफ्ते जो नेक्स्ट अप्रैल का महीना है, उसमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जॉब ओपनिंग है, एडीपी है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, उसके बाद एनएफपी है। तो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अब टेक्निकल एनालिसिस को देखा जाए, तो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने एक बात नोट की थी और एक बात बताई थी। यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी मैं एनालिसिस लंबे कर देता हूँ, मैं इसके लिए माजरत करता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग देख पाते हो या नहीं पाते, बट मैं ट्राई करता हूँ कि डेप्थ में जाऊँ। क्योंकि मैं जब एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो कुछ तो चार्ट मैंने पहले देखे होते हैं, कुछ मैं आपके सामने ही देख रहा होता हूँ, कुछ चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। तो एक चार्ट में आधा घंटा, 15 मिनट, कुछ भी नहीं है, घंटे 2 घंटे मैं नॉर्मली देता हूँ। तब जाके उस चार्ट की समझ आती है, तब जाके ट्रेडिंग की समझ आती है। बाकी मैंने जो एनालिसिस देने हैं उसका रीजन मैं आपको बता, ठीक है। मैं अब अपना एक आइडिया लगा के नहीं बता रहा होता। मैंने पिछली बार भी एक मूव को साबित करने के लिए 3-4 दलाइल दिए, दलीलें दी, एक्सप्लेन किया कि क्यों मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब तो मार्केट है कि वो क्या करती है। मैंने जब एनालिसिस दिए तो मैं अपनी दलीलें लेके आया हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट है जिस बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो वो पॉइंट भी मैं समझाता हूँ। अब ये है एक रेजिस्टेंस लाइन, जो कि प्राइस एक्शन की एक सिंपल टर्म है, और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा समझ लें कि खतरनाक साबित हो जाता है, यानी बड़ा एक्यूरेट हो जाता है। अब मार्केट ने एक, दो, तीन बार इस लेवल को टच किया, चौथी बार भी टच किया, लेकिन इससे ऊपर निकल गई थी मार्केट। और उसके बाद ऐसा फील होता था कि मार्केट ऊपर क्लोजिंग देगी, लेकिन जब मंथ की कैंडल क्लोज हुई तो वो नीचे जाके क्लोज, जब मंथ की कैंडल क्लोज हुई ना, वो नीचे जाके क्लोज। उसके बाद अगर आप इसको देखें, तो अब भी ये कैंडल यहां तक गई 2200, यानी ऑल टाइम हाई पे गोल्ड खड़ा है इस टाइम।
यहाँ पे बाइंग करना, हाँ कट अगर होगा भी ना रेट, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाइंग करवाया जाएगा। वो थोड़ा नीचे से नेक्स्ट क्वार्टर में मैं तो सोच रहा हूँ कि बाइंग की ही इंडिकेशंस वगैरह के ऊपर काम करूँ। बट ऑल टाइम हाई पे गोल्ड गया, उसके बाद 2165, यानी काफी फिर गिरा भी। अभी भी स्टिल भी एक बड़े हाई के ऊपर है गोल्ड, 2165। इससे पहले का हाई 2170 था। तो सेकंड जो हाई था, पिछला जो हाई था, उसके ऊपर गोल्ड खड़ा है। अच्छा, अब भी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई है, अभी महीने में 5 दिन बाकी है। पॉसिबली है ये ऊपर हो जाएगी क्लोजिंग, पॉसिबिलिटी है कि ना हो, 5 दिन में इतना मूव तो नहीं होगा, हो भी सकती है। बट अब मेन जो चीज है, वो आप अगर स्ट्रक्चर को, क्योंकि स्ट्रक्चर था ना पूरा, पूरा स्ट्रक्चर था, ये हो जाएगा ऐसा लग रहा है कि ऊपर। लेकिन एक तगड़ा ब्रेकआउट नहीं होगा, जिसको ब्रेकआउट कहते हैं ना, जिसको ब्रेकआउट कह सकते हैं, वो नहीं होगा, यानी एक से एक ब्रेकआउट हो सकता है। अब ये तो पहले साइड में ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट का जो मूवमेंट है वो इस तरीके का हो गया। ये देखो, ये मार्केट का मूवमेंट चल रहा है, या आप कह लो कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। अब आप कहोगे सर ये तो फिर लॉन्ग टर्म में बाय नजर आ रहा है, मार्केट इस तरह जाके बाय जाएगी। देखो, गोल्ड आपकी, मेरे अगर आप 2022 की वीडियोस देखो, तो मैं गोल्ड को हमेशा बाय करने का कहता हूँ, हमेशा बाइंग 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 बाइंग, मैंने सेमिनार्स के अंदर बाइंग बाइंग। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हो, ऐसा इन्वेस्टर काम करना चाहते हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, आपको विड्रा नहीं चाहिए, 1 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो नेक्स्ट डिप में आप गोल्ड को बाय करके छोड़ दो। क्योंकि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, चले इतना लंबा ना जाए, आज से 20 साल पहले चले जाएं, गोल्ड का डॉलर्स के अंदर रेट क्या था? ठीक है, आप 20 साल पीछे जाएं तो गोल्ड का डॉलर का रेट क्या था? 2000 के अंदर डॉलर का रेट 282 रुपये था। पाकिस्तानी रुपीस में भी बहुत सस्ता था। अब क्या है? तो विद इन 20 ईयर्स गोल्ड ने ये इतना ज्यादा रिटर्न दिया है। फिर गोल्ड का 2016 में, अच्छा, ऑल टाइम हाई गया था, फिर गोल्ड गिरा था 1600 तक, यानी तकरीबन 1600 से नहीं, 1900 से गिरा था जाके 1050 तक। उसके बाद जनाब गोल्ड ने फ्लाइट पकड़ी हुई है, ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे आया भी तो इतना नीचे आया है। तो गोल्ड, अगर आप ओवरऑल चार्ट गोल्ड का देखते रहेंगे, तो गोल्ड तो महंगा हुआ ही है। आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो आपने डिप्स पे बाय करना है, बड़े टाइम फ्रेम की डिप्स पे। बड़े टाइम फ्रेम की डिप कौन सी? ये डिप हो गई, ये डिप हो गई, ठीक है, ये डिप हो गई। हाई पे बाय नहीं करना, यानी इस जगह पे बाय नहीं करना जब मार्केट एक तगड़ी डिप लगाए ना, सही तगड़ा रगड़ा लगाए सेलिंग का, तगड़ा तबाही निकाल दे, लोग रो रहे हो, तब आप बाइंग करें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अब ओवरऑल सिचुएशन ये है जो मैंने अभी ड्रॉ की, मल्टी मल्टी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। ये ये पॉसिबल मूव, अगर एंगल को देखा जाए, तो एंगल तो हमें कह रहा है कि भाई गोल्ड हम मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में इस चीज पे कोई एविडेंस नहीं है। एंगल क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पे 1972 तक लेके आऊंगा, लेकिन इसके कोई एविडेंस नहीं है, और मुझे भी नहीं लग रहा कि फिलहाल 1972 के चांसेस हैं। मार्केट कुछ भी कर सकती है, बट ऐसा लग नहीं रहा। क्यों? इसके डिटेल जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मिल जाएगी। ये भी एक हमारे पास है। अरे मैं जरा आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ। मैं माजरत चाहूंगा, मैं बहुत लेट कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत सारी बातें कहनी होती हैं, बहुत सारी बातें करनी होती हैं, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें मुझे। मेरा जो मेन मेन रीजन होती है, मेन मकसद होता है, वो ये होता है कि यार आपको किसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, आपको किसी तरीके से चीज़ों के बारे में बताया जाए, आपको समझाया जाए, आपको थोड़ा सा गाइड किया जाए, ठीक है। अब अगर आप चैनल को भी देखो, हालांकि ये इतना परफेक्ट नहीं बढ़ रहा, बट बड़े टाइम फ्रेम में जो सिचुएशन है वो ये, अगर आप सिचुएशन भी मार्क करो, ठीक है, ये मार्केट ने ये भी हाई बनाया था, ये हायर लो जो बनाया था ना, बड़ा छोटा बनाया। तो मार्केट अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी है, ठीक है, मंथली में रेजिस्टेंस पे खड़ी है, बट मंथली में एविडेंस बनने में बहुत टाइम लगेगा, इतना हम वेट किया तो हमारी मूवमेंट निकल जाएगी। W1 में आएंगे और इसी चैनल को आप मार्क करेंगे, तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे, एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी है मार्केट, ठीक है। 1 मिनट, हम इस चैनल को दोबारा जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, चार्ट को हम रीसेट कर लेते हैं। ये
इधर से ये यहाँ तक और यहाँ तक। अगर हम फुल बिना विक्स विक्स भी कवर करें तो ये ओवरऑल मार्केट जो है वो एक अपनी अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी। अप्रोक्सीमेटली मार्केट अपनी एक रेजिस्टेंस पे खड़ी और वहां पे एक पिन बार का एक एविडेंस भी आपके पास मौजूद है, जिसकी बेस के ऊपर इस क्लोजिंग पे तो सेलिंग की जा सकती है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर तो आप कर सकते हैं, बट हमें मजीद एनालिसिस चाहिए इस चीज के लिए। और अगर इसमें भी सेलिंग होती है इस पिन बार के बाद भी W1 की टाइम फ्रेम में, मैं आपको नहीं कभी रिकमेंड करूंगा कि आप सेलिंग करें। आप छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग कर लें, W1 पे फिलहाल ना करें। बट अगर आप W1 के हिसाब से भी मेरे से पूछें तो W1 के हिसाब से भी मुझे जो गोल्ड नजर आ रहा है, क्योंकि जो इससे पहले रेजिस्टेंस थी ना, जिसको हम आगे मैं कह रहा था कि ये ब्रेक नहीं हुई, मार्केट ने बड़ी इसको रिस्पेक्ट दी, अब ब्रेक हो सकती है डब्ल्यू जो मंथ के टाइम फ्रेम पे, वो ये एरिया था। W1 के अंदर भी मार्केट ने इससे पहले इस एरिया को ब्रेक नहीं किया था कोई अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मार्केट ने इस एरिया को कुछ इस तरीके से बाय जाते हुए मार्केट ने इस एरिया को तोड़ दिया। तो अब पॉसिबल मूव जो बन रही है वो यही एरिया बन रहा है कि मार्केट के लिए ये वाला जो एरिया है ये सपोर्ट के तौर पे काम किया जा सकता है। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगी वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। और ट्रेंड लाइन के अगर इस चैनल को देखा जाए तो इस चैनल का ये मिड भी बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो ये चैनल का मिड भी है और नीचे एक सपोर्ट भी है। तो ये 2070 और 80 का लेवल। ठीक है, अगर मार्केट सेल आती है तो ये लेवल है, ये इस लेवल पे रुकेगी मार्केट और यहाँ पे बाइंग की होगी। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर नेक्स्ट पे नया लेवल निकालेंगे और उसके ऊपर फिर सोचेंगे। D1 के ऊपर देखें तो ये चैनल कुछ हद तक वैलिड है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, D1 भी हमारा कुछ ना कुछ साथ देगा। बट ओवरऑल D1 के ऊपर ये बहुत बड़ा बन जाता है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और D1 के ऊपर हम कुछ और ड्रॉ करते हैं। D1 के ऊपर आए तो D1 पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी मैं इसको कह सकता हूँ। तो इसको एक ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो मार्केट ने अपना लास्ट हाई ब्रेक नहीं किया। H4 पे कर दिया होगा, H4 छोटा टाइम फ्रेम है। D1 के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना लास्ट हाई ताहाल ब्रेक नहीं किया। अगर तो ब्रेक किया ना फिर तो गेम खत्म हो गई, फिर तो हम मजीद बात नहीं करेंगे। फिर वो जो D1 वाला चैनल है ना वो वाला फॉलो करेंगे, ये H4 नहीं फॉलो करेंगे। D1 देखो, जो बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस हैं वो मैं वही बता रहा हूँ जो पिछले थे। पिछले हफ्ते भी तकरीबन थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी चेंजेस आते रहते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम के साथ हम रहेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में कोई चेंज आएगा तो उस टाइम फ्रेम में फिर हम एनालिसिस अपने चेंज करके अपना एक नजरिया बनाएंगे। तो ये मार्केट ने लास्ट हाई D1 के ऊपर अभी तक क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं कही, विक दी, नीचे आ गई। वो भी आपको पता है कि FOMC वगैरह का भी सीन रहा पीछे, फिर इंटरेस्ट रेट कट और बड़ा एक सर्कल चलता रहा मार्केट का। फिर मार्केट गिरी भी। ठीक है, मार्केट गिरी भी और जितने ऊपर गई थी उससे ज्यादा मार्केट उससे ज्यादा तकरीबन गिर गई। तो D1 के ऊपर तो ये वाला सीन भी ऑन नजर आ रहा है, ओके नजर आ रहा है। और अगर हम फाइबोनाची रिट्रेसमेंट को भी लगाएं, इसका भी सोच रहा हूँ कुछ छोटा मोटा एक कोर्स रखें, जो लोग लॉस के अंदर हैं इसको भी सीख के, ये प्राइस एक्शन का ही एक आप कह लें कि पार्ट है प्राइस एक्शन। अब लास्ट टाइम जो हमने ड्रॉ किया था वो इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ था, अगर मैं गलत नहीं। अगर लास्ट टाइम वाला ही फाइबो हम लगा के रखें, हम चेंज नहीं करें, हम कहते हैं यार वही वाला चल लेते हैं। ठीक है, वही वाला चल लेते हैं। तो उस फाइबो के अकॉर्डिंग मार्केट फाइबो की रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, क्योंकि क्लोजिंग नहीं दे सकी, क्लोजिंग मार्केट नहीं दे सकी। ठीक है, और ड्रॉ भी इसी तरीके से होता है जो रिसेंट इम्पल्सिव मूव होता है उसके। और प्राइस एक्शन की भी अभी फिलहाल ये वाली रेजिस्टेंस है। प्राइस एक्शन जो हमारा मेथड है उसकी भी रेजिस्टेंस है, फाइबो की भी रेजिस्टेंस है। और फाइबो का जो गोल्डन जोन बन रहा है वो ये बन रहा है 50 का। ठीक है, कि मार्केट अगर यहाँ तक आएगी तो ये एक एरिया होगा, 38 का एरिया भी अच्छा एरिया होगा, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया ये होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन की भी मुमकिन सपोर्ट है। या ये एरिया या फिर नीचे ये फाइबो का 61 वाला एरिया है, क्योंकि इसके ऊपर भी प्राइस एक्शन की मुमकिन सपोर्ट मौजूद है।
लेकिन उससे पहले मार्केट को जिस सपोर्ट को ब्रेकआउट करना है वो ये वाली सपोर्ट, ये वाला जो एरिया है, अगर मार्केट ने यहाँ तक पहुंचना है तो ये ख्वाब बाद में पूरा होगा। पहला ख्वाब ये होगा कि मार्केट इस रेंज को भी तोड़े। अगर ये डबल टॉप पैटर्न के तौर पे भी मार्केट एक्ट करती है तो स्टिल मार्केट को इस एरिया को ब्रेकआउट करना होगा इफ यू वांट टू सेल। ये एरिया मजीद 2150 और 2140 का लेवल है। H4 क्या कह रहा है? एच फोर जो है हमारे एनालिसिस की ओवरऑल, अगर हम फाइबर्स के ऊपर प्रीवियस हमने अप्लाई की तो इसके ऊपर हमें ये नजर आ रहा है। वैसे इसके ऊपर मैं प्राइस एक्शन ये देखें, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट किया, ये ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट किया, ये ब्रेक किया, ऐसा लग रहा है इसको रीटेस्ट करके इसने, यानी वो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो फिर इसका मतलब है कि सेल ट्रेंड कंफर्म हो गया, यानी जो ट्रेंड था वो सेल की तरफ चला गया। अब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रेंज के अंदर मार्केट नहीं घूम रही है। मैं जो H4 पे जो चीज दिखाना चाह रहा था वो चीज थी ये। अच्छा, अगर आप D1 के ऊपर सेलिंग करना चाहते भी हो ना, तो रिसेंट जो हाई है ना वो ऐसा लगना, और उससे दुगनी आपकी टीपी होनी चाहिए, और बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप आपने काम करना है। ट्रेलिंग स्टॉप के कॉन्सेप्ट को समझ के काम करना है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाऊंगा। इंडिकेटर भी हम उस तरीके से हम यूज नहीं करेंगे, सिंबल मैंने सर्च कर दिए। हम यहाँ पे उस तरीके से इंडिकेटर्स को नहीं ट्रेड करते, बल्कि हम डाइवर्जेंस देखने के लिए हम इंडिकेटर्स को देखते हैं। तो डाइवर्जेंस अगर देखी जाए तो डाइवर्जेंस के अंदर, ठीक है, ये डाइवर्जेंस आ चुकी। D1 में रेजिस्टेंस, W1 में वो चैनल वाली रेजिस्टेंस, मंथ के टाइम फ्रेम में भी वही चैनल वाली रेजिस्टेंस बन रही है। डाइवर्जेंस के अंदर, डाइवर्जेंस के अंदर भी क्योंकि डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, तो डाइवर्जेंस जो है वो कुछ इस तरीके से मार्क, तो पॉसिबल है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। तो मैंने जैसे D1 का लेवल मार्क किया था ना इस तरीके से, तो दो ब्रेकआउट देखने पड़ेंगे। या तो मार्केट इसके अंदर थोड़ी देर मजीद घूम सकती है, उसके बाद थोड़ा गिरेगी, ठीक है, और अगर गिरे तो सेलिंग जो है इस ये जो रेड लाइन, ये सपोर्ट जो है ना, इस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद शुरू होगी, इससे पहले शुरू नहीं होगी। डाइवर्जेंस अलबत्ता ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। आपने ट्रेड करनी है तो अंदर ट्रेड मत कीजिएगा, ब्रेकआउट्स को ट्रेड कीजिएगा, उसका फायदा आपको होगा। और एसएल लगाएं, इट्स ओके, लॉट फिक्स रखें, एसएल लगाएं। एक ट्रेड हिट होगी और वो आपका प्रॉफिटेबल, आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम को भी लगा लेते हैं। वॉल्यूम बेसिकली हम प्राइस एक्शन के अंदर भी वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, अब वॉल्यूम को तीन चार तरीकों से देखा जाता है। एक तो टाइप है कि ऑर्डर देखे जाते हैं और उससे एक आइडिया लगाया जाता है। और अब एक प्राइस एक्शन में भी वॉल्यूम की कैंडल्स की मदद से, चार्ट की मदद से, कुछ चीज़ों की स्ट्रेंथ को देख के हम लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट का ओवरऑल तजिया क्या है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें, बड़े बिग टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो W1 में तो खैर इतना कोई सेलिंग वॉल्यूम नहीं है। D1 से शुरू करते हैं। तो D1 में अगर आप देखें तो प्रीवियस जो वॉल्यूम थे, प्रीवियस जो बाय का वॉल्यूम, उससे मार्केट के सेलिंग का वॉल्यूम काफी तगड़ा आया है। यानी सेल के जो ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो काफी तगड़े आए हैं, हुजूम जो है वो काफी तगड़ा आया है, ठीक है। प्रीवियस से ये वॉल्यूम हाई है, तो वॉल्यूम भी हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहा है। सो हाँ, अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हो तो इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के ऊपर ऐसा उस तरह का कोई खास, अगर आप बोलो कि सर कुछ सेटअप है तो नहीं है, फिलहाल नहीं है, लेकिन बन सकता है। बनेगा तो आप उसको देख लीजिएगा। ओवरऑल सिचुएशन आपने देख ली है। इंट्राडे पे ऐसा लग रहा है कि वेज बन रहा है, बट वेज यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है, वेज यहाँ पे नहीं होता है। तो ये बेसिकली एक फेक मूवमेंट होगी। मार्केट थोड़ा सा मे भी ऊपर ब्रेकआउट कर भी जाए, बट ये बाइंग ट्रेंड ये नहीं होगा, ये फेक है, ये कुछ भी नहीं है। इस सेटअप को मैं वैलिड नहीं इंट्राडे के अंदर मानूंगा, ठीक है, मैं इसको, इस सेटअप को वैलिड नहीं मानता, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए काफी है।
और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर गुफ्तगू करेंगे। कोई चीज़ मिस है तो मेरे भाइयों कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, हौसला अफजाई होती है, कोई चीज़ नहीं समझ आई फिर भी किया करें, इट्स ओके। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दिया करूंगा कि क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इजी है। और आई विल ट्राई कि मैं एक कॉल सुनने की सर्विस जो है वो शुरू कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि सर आपसे प्राइवेटली बात करनी है। और क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हाई है और मेरे काम दो चार इस तरह के हैं, तो फिर मैं अब सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह एक टाइम रखूं और एक तरीका कार रखूं जिससे आप डायरेक्टली भी मेरे से मशवरा कर सको, बात कर सको। अब अगर मैं बातें करना चाहूँ तो मुझे 4 घंटे चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे टॉपिक ये है कि एनालिसिस करने और बस कंपाइल करके दे देना, दैट्स इट। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।